Hi everyone, welcome back to the channel. I'm Urvashi, your biology mentor, and today we are going to discuss some important chapters of biology that are like high yield chapters या areas आप कह सकते हो for IIT 2026 biology. इसमें आपको पता चलेगा कि आपको रिवीजन कहाँ से करना है. So this is the biology weightage analysis. यहाँ पे आप देख सकते हो Human physiology is the first chapter, then principal inheritance, molecular basis of inheritance. ये तीन important chapters हो जाते हैं जिसमें आप देखो human physiology से RAS mechanism से questions आते हैं और O2 that is oxygen dissociation curve से questions आ जाते हैं. तो इन दो चीज़ों पे आपको खास फोकस करना है. फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ये चैप्टर जेनेटिक्स आप कह सकते हो, दोनों जेनेटिक्स में आ जाते हैं. फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स आई वोंट से कि आप तुरंत इसी चैप्टर पे आ जाना, क्यों अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है चैप्टर्स करने का. ऑल्दो दे आर वेरी स्कोरिंग, बट बेसिक्स कर लोगे तो ही इम्पोर्टेंस है, नहीं तो फिर आप सिर्फ गलत करके आओगे. क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शंस रटने से नहीं हो जाएगा. एंड इवन इफ अगर आपको करना है तो आप पेडिग्री एनालिसिस को देख सकते हो. अगर उसमें आपको समझ में आता है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, हो सकते क्वेश्चन आ जाए. फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जैसी चीज़ें. सो इफ़ यू आर अ पीसीएम स्टूडेंट तो पहले आप सेल स्ट्रक्चर्स या सेल डिविजन्स वगैरह अच्छे से पढ़ लो, ठीक है. यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, ये दो चैप्टर्स करके फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करने के बाद आप इस पे आना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसेस वगैरह रहेंगे तो उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स आने चाहिए. फिर इफ़ आई टॉक अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी, C3 C4 pathways, respiration cycles, ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड इसके जब मैं PYQs करा रही थी, दैट इज़ रैपिड रिविजन सीरीज में जब PYQs हो रहे थे, तो वहाँ पे भी हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे. यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग एंड PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. दीज आर टू की टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही हैं. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड कैरिंग कैपेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इसके PYQs में तो आप देखोगे यहीं से ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, तो वेरी इंपॉर्टेंट. इको सिस्टम की बात करें तो एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ओके विल सी कि कैसे क्या है. बायोमोलिक्यूल्स एंड इंडिपेंडेंट चैप्टर, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो छोटा चैप्टर है, आप ये कर लो. उसके बाद उसमें भी आप एंजाइम इनहिबिटर्स एंड मेटाबोलाइट्स पे फोकस कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट एनिमल किंगडम, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सिमेट्री में फोकस कर लो. रिप्रोडक्शन, अगर हम ह्यूमन एंड प्लांट की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस एंड फ्लोरल फॉर्मूला आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इवोल्यूशन, हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे. एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशंस पे आप फोकस कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. टेस्ट सीरीज अगर नहीं दे रहे हो तो स्टार्ट गिविंग इट. और आप पीसीएम स्टूडेंट हो, पीसीबी स्टूडेंट हो, उस फील्ड के तो करो ही. उसके बाद भी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव 20+ मॉक टेस्ट है. फर्स्ट मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा ऑन प्रेपराइजर, सो यू कैन चेक दिस ऑल आउट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप. व्हाट वी हैव प्रीवियसली कवर्ड, तो मैंने बेसिकली 12th पोर्शन करवा दिया है. बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, तो आप इनको देख सकते हो. प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूंगी. नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लो, ठीक है. यहाँ पे डायग्राम्स है, ये डायग्राम्स देख लो, दैट इज एम्ब्रियो, सैक एंड ओव्यूल का. डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आता, मतलब डायग्राम बनाने को नहीं दे दिया जाएगा या लेबलिंग नहीं पूछी जाएगी, बट अगर आपको इससे याद रखना है तो ये सब चीज़ें देखे रहोगे तो यू विल हैव अ पिक्चर, और उससे आप फिर क्लियर आंसर और एक्यूरेट आंसर दे पाओगे. ये देख लो. फिर यहाँ पे देख सकते हो मेगास्पोर मदर सेल कैसे डिवाइड करके बनाता है एम्ब्रियो सैक, तो इस बात को देख लो क्योंकि प्लॉइडी लेवल पे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. तो यहाँ पे मैंने सारी प्लॉइडी वगैरह लिख दी है, ठीक है. एंड मेटर्नल टिश्यू वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, अभी मैं आपको एक दिखाऊंगी भी. तो उसमें मेटर्नल टिश्यू
जानना कि हाँ ये मैटरनल टिश्यू है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप पे भी जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड हियर आर सम, मैंने क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं कि पढ़ाई भी करो, उसके साथ साथ ये भी चीज़ें करते रहना, सॉल्व करते रहना। फिर फ्लोरल फार्मूला, एज आई सेड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लाइक फ्यूज सेपल्स के लिए पूछ लेता है, ब्रैकेट मतलब फ्यूज होता है, ये मतलब क्या होता है। ये देखो सारे सिंबल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो रिविजन कर सकते हो आप यहाँ से। एक एग्जाम्पल भी है, कौन सी फैमिली का है, अगर पता हो तो बता देना। फिर यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज और रख दिए हैं। आप देखो जेनेटिक्स से कंबाइन करके ये सब चीजें आ गई है ना, तो लाइक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मिक्स मैच करके दे देगा, इसके कॉन्सेप्ट उधर, इधर के कॉन्सेप्ट इधर। एंड क्रोमोसोम काउंट्स वाले नंबर, ठीक है, जो मैंने भी बताया, प्लॉइडी नंबर आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम क्रोमैटिड के बीच में। हाँ, सी दिस क्वेश्चन, इसमें देखो इवन दो वाइट मेल डोमिनेंट था, बट सीड कोड के बारे में पूछा गया होगा इस क्वेश्चन में, तो उसमें आपको पता चलता है कि सीड कोड तो मैटरनल टिश्यू है, दैट इज इंटेग्यूमेंट्स डेवलप होकर सीड कोड बनाते हैं। तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि मैटरनल टिश्यू कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो ऐसे करके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, और इसको भी लाइक जेनेटिक्स से कंबाइन करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आईआईटी में देखने को मिल जाते हैं। नाउ अगर आपके पास टाइम है तो आप इनके बारे में भी पढ़ लो, अपोमेक्सिस, डबल फर्टिलाइजेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रख लो, क्योंकि हो सकता है लाइक मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस में ऐसे आ जाए। तो अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड या ऐसे करके आप आंसर्स निकाल सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट एनिमल रिप्रोडक्शन, इसमें आप देखोगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्पर्म का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेल क्या है, ठीक है, हेड क्या चीज़ है, एक्रोसोम क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ लो। फिर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट या टेबल फॉर्म में आप कह सकते हो मैंने बना दिया है। सेमिनिफेरेसिज्म, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, ये देखो। एंड टेल मोटिलिटी लिखी होती है, एक्रोसोम एंजाइम्स फॉर एक, फिर कॉमन पैसेज फॉर यूरिन, सीमन, यूरेथ्रा। ये सब चीज़ें मतलब मैंने लिख दिया है, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आप वहाँ से लाइक ये फैक्ट्स पढ़ के जा सकते हो। फिर इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर एंड हार्मोन, लाइक सेम चीज़ ही आ गई क्या? हाँ, यस, तो ये आप स्किप कर देना। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या आता है, एम्पुलरी एंड इस्थिमिक जंक्शन। इसमें सिर्फ आप एम्प्यूला लिख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से चलना है तो हम लोग एम्प्यूला ही लिखेंगे। फिर साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ये सब चीज़ें थोड़े फैक्ट्स हैं, ये आप याद कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने लाइक टेबलर फॉर्म में बना दिया है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। रिविजन कर रहे हो तो ऐसे रिविजन कर सकते हो, ये मैंने आपके लिए इजियर हो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। एंड ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कब लाइक कौन से ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल क्या है, प्यूटरी हार्मोन्स का लेवल क्या है, कब सर्ज होता है, एलएच सर्ज होता है, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल एग्जाम में। तो यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें भी लिख दिया है, ठीक है, आप देखोगे तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार पढ़ के जरूर जाना, हो सकता है इधर से क्वेश्चंस आ ही जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। ये गैमेटोजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था, तो ये गैमेटोजेनेसिस भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लॉइडी लेवल लिख दिया, प्लॉइडी लेवल से काफी बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्लॉइडी लेवल भी लिख दिया है। तो सेकेंडरी oocyte इज ऑलरेडी हैप्लॉइड बट स्टिल कंटेन्स डुप्लीकेट क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स के बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में भी देखो इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि जोना पेलिसिडा है, ये लाइक कहाँ, ये नाम आपको सुना सुना सा लगता ही नहीं है, तो फॉर पीसीएम स्टूडेंट तो ये ओवम का पार्ट होता है। तो ये सब चीजें आप डायग्राम देखे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी देखो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे सब चीजें। एंड दीज आर क्वेश्चंस, इनको लगा लेना क्वेश्चंस। जो नहीं आएंगे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे पूछ सकते हो। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं।
फिर कुछ टर्म्स और आप पढ़ सकते हो, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस, आया हुआ है क्वेश्चन इससे। फिर हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी कैसे है, मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इन सबको भी देख लो, डेफिनेशन देख लो, हो सकता है मैथ्स द फॉलोइंग में आ जाए, और क्या पता फिर आप लगा दो, तो देख के जाओ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूं मैं, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज क्रोमोसोम और क्रोमैटिड्स में डिफरेंस क्या होता है। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी कंफ्यूजन प्लीज आप लोग दूर कर लो, ठीक है। फिर क्रोमैटिन और क्रोमोसोम क्या होता है, ये भी चीज जान लो। फिर सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी देखो, और क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू सेंट्रोमियर का नंबर, इसको पूरे को क्रोमोसोम कहते हैं, एंड दिस इज क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये सब चीजें मतलब आप अपने फैक्ट्स हमेशा क्लियर रखो, क्योंकि यहीं पे मतलब फंसता है क्वेश्चन, नहीं समझ में आता। फिर जीवन फेज, ये सब, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन है, सेल साइकिल। फिर उसके बाद प्लॉइडी लेवल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब क्रोमोसोम कितने होते हैं एंड कब क्रोमैटिड्स होते हैं। क्रोमोसोम और क्रोमैटिड्स में डिफरेंस पता होगा तो ही आप ये चीज बता पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ लेना। फिर माइटोसिस मियोसिस, अगेन इम्पोर्टेंट। यहाँ हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग की। क्या कर रही हूँ, डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो हिस्टोन प्रोटीन्स ऐड रहते हैं। फिर H1 हिस्टोन एडेड होता है, मतलब ये लिंकर होता है, दैट इज 1 होता है, आई गेस आपको दिख रहा हो, ठीक है। फिर डीएनए रैप्ड अराउंड न्यूक्लियोसोम 146 होते हैं। टोटल डीएनए पर न्यूक्लियोसोम कितना होता है, 200 बेस पे, इधर से क्वेश्चन आता है, आया हुआ है मतलब। न्यूक्लियोटाइड स्मॉलेस्ट डीएनए होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, फिर क्रोमैटिन क्या होता है, लूज डीएनए प्रोटीन फाइबर्स होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिड, मतलब ये सब चीजें देख लो, ठीक है। ये डायग्राम भी मैंने दिखा दिया है कि रिवीजन के टाइम थोड़ा सा पढ़ लेना इसको वापस। फिर सेंट्रल डोगमा क्या होता है, डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए बन गया, फिर ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बन गया, ठीक है। सेंट्रल डोगमा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। स्टॉप कोडॉन के बारे में देख लो, यूएजी, ये किसके, एमआरएनए के स्टॉप कोडॉन है। नाउ यहाँ पे स्टैंडर्ड जो रीडिंग होती है कोडिंग स्ट्रैंड की, आरएनए की क्या रीडिंग होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की क्या होती है। एंड एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कौन सा सीक्वेंस है, तो आप हमेशा लेके चलना बाय डिफॉल्ट वो टेम्पलेट स्टैंड ही होगा, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड को ही रीड करके आरएनए बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर ये कुछ नहीं दिया हुआ है तो वो टेम्पलेट स्टैंड ही है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फोक से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको पीसीआर से कंपेयर किया जाता है, तो उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से एक बार ही देख लेना। फिर हम बात करते हैं हेट्रोजेनस आरएनए को मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट कैसे करते हैं, स्प्लाइसिंग, ठीक है, और कैपिंग होती है 5 एंड पे, पॉली एडेनाइलेशन ऑफ 3 एंड, ठीक है, पॉली ए टेल आके लग जाती है, तो ये पूरा एक्सॉन एक्सॉन बन जाते हैं, इंट्रॉन्स को स्प्लाइस आउट कर दिया जाता है, ठीक है, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। फिर इनका एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लो, एवरी मैक्लाडे एंड एमसी कार्डी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ग्रिफिथ कह सकते हो, ये पीवाई क्यू है, क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जरूरी नहीं है वापस से क्वेश्चन आए, पर हो सकता है इसके अराउंड क्वेश्चन बिल्ड हो, तो कॉन्सेप्ट आप अपने अच्छे से क्लियर रखना है, इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं। फिर मिसेल्सन एंड स्टेल का एक एक्सपेरिमेंट था जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताता था रेप्लिकेशन का, ठीक है, वो भी पढ़ लो। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 टाइप के मॉडल्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। अगर पेरेंट डीएनए इंटैक्ट पूरा पूरा रह जाता है तो उसको कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं, एंड अगर
एक स्ट्रैंड इधर चले जाते हैं तो उसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। एंड अगर टुकड़ों में पेरेंट डीएनए कंजर्व होता है तो उसको डिस्पर्सिव मॉडल कहते हैं। तो बट मिसेल्सन एंड स्टैहल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें पता चला था कि ये जो है सेमी कंजर्वेटिव है डीएनए की रेप्लिकेशन। तो ये चीज आप देख लेना, इससे PYQ भी आया हुआ है, तो जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक। फिर यहाँ पे हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब इसको प्रिंसिपल या आप कह सकते हो जेनेटिक्स के साथ मिला मिला के कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब क्रॉस करा दिया हैप्लो डिप्लॉइडी इंसेक्ट्स का, ये सब करके ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इसके कॉन्सेप्ट आप अपने अच्छे से क्लियर रखना, ठीक है। यहाँ पे PYQ मैंने लगाया है, और भी क्वेश्चंस थे बट मैंने वो नहीं लगाए। फिर यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, आप इनको भी देख लो, कर लेना। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड इंटरकनेक्टेड, सो आप इसको पूरा अच्छे से ही करो, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी, पेडिग्री एनालिसिस से करना है अलग से कर लेना, बट पूरा अच्छे से करो। उसके लिए 2 चैप्टर पहले पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जेनेटिक क्रॉस वगैरह होते हैं, डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस वगैरह, ये सब के बारे में आपको पता चलेगा। फिर लॉज होते हैं कुछ, तो वो सब पढ़ लेना। फिर एवोल्यूशन की अगर बात करें, एवोल्यूशन में देखो नेचुरल सिलेक्शन पढ़ लो, इनहेरिटेंस एंड ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये सब चीजें पढ़ लो। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ लो। सबसे इम्पोर्टेंट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या इक्वेशन, इसको बिल्कुल समझ के जाना, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। तो जो एक अलील है तो ये है, मैंने यहाँ सब लिख दिया है, ठीक है। पी स्क्वायर का मतलब होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस, फिर हेटेरोजाइगस, ठीक है। सब चीजें मैंने लिखी है, आप रिवाइज कर सकते हो आराम से। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में बात करूं तो इसमें सॉरी हाँ, इसमें देखो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एन एनवायरमेंट that an environment can support with available resource, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटीज क्वेश्चन आता है। एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व या लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, dn अपॉन dt, यहाँ पे देखो पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ रेट, कैरिंग कैपेसिटी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सबसे आप रिवाइज कर सकते हो सब कुछ। फिर इकोसिस्टम की बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। इकोसिस्टम में देखो ये 10% लॉ आना चाहिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है। कितने टाइप के पिरामिड हो सकते हैं, नंबर के बेस पे हो सकता है, बायोमास के बेस पे हो सकता है, और एनर्जी के बेस पे पिरामिड हो सकता है। फूड वेब इंटरकनेक्टेड होता है और मोर स्टेबल होता है। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ऑलवेज अपराइट 10% रॉ, और ठीक है। डिकम्पोजेस रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, किसमें होता है ये, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। 2 टाइप की फूड चेन होती है, ग्रेजिंग एंड डेट्राइटस, तो वो पता होना चाहिए। सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर, तो सक्सेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। फूड वेब इज मोर स्टेबल, और ये चीज क्या लिखी है मैं बताती हूँ। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर बायोमैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आया ही हुआ है, मेरे ख्याल से इकोलॉजिकल सक्सेशन से इस बार क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप इसको तो थोड़ा बहुत समझ के जाना कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, और सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन फास्टर क्यों होता है, मतलब ऐसे सब चीजें पढ़ लेना। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें हम तो अगेन वेरी इम्पोर्टेंट एंड लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मतलब इसमें फैक्चुअल चीजें पूछ सकता है, तो आपको बस एक बार ही पढ़ के जाना है, इसको मत याद करो अभी, पर पढ़ लो। एंड ये बहुत लाइक बेसिक सी चीजें हैं जो आनी भी चाहिए, तो ये सब पढ़ लेना। टारगेट ऑर्गन क्या होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो हो सकता है मैच द फॉलोइंग या कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं।
फिर एड्स, HIV, ठीक है, ये सब चीजें हैं। फिर यहाँ पे ये सब मतलब सब कुछ एक बार ही पढ़ लेना। बायोप्सी क्या होती है, मेटास्टेसिस क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या होती है, एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर स्प्रेड होता है मेटास्टेसिस में, एंड टिश्यू डायग्नोसिस होता है आपका बायोप्सी, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ लोगे। नेक्स्ट इम्यूनिटी, यहाँ पे एंटीबॉडी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे, जनरली पूछ ही लेता है। तो यहाँ पे IgA कोलेस्ट्रम वाली, IG एलर्जी वाली, ठीक है, सब करके ऐसे करके है। और इम्यूनिटी आप पढ़ लो, तो वैक्सीनेशन क्या होती है, ये सब चीजें पढ़ो, रिवाइज करो। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रख दिए हैं। तो दिस इज ऑल। मैंने 12th पोर्शन में आपको फिर भी बता दे रही हूँ, 12th पोर्शन सब लोग अच्छे से कर लो। NCERT को ही लेके चलना। वन शॉट देख रहे हो, वन शॉट देखो, बट ट्राई करना कि अपने कॉन्सेप्ट अच्छे रखो। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। तुम कितना भी कुछ भी पढ़ लो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं कर पा रहे हो तो लाइक इट इज ऑल वेस्ट। मतलब तुम्हारे इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर तुमसे क्वेश्चन ही ना बने ना। तो थ्योरी मत रटो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाना, पर एक बारी कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से कर लो।